मुस्कुरा नहीं रहे हैं आप। हम तो मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा मुस्कुराएंगे तो आप कहेंगे इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। बस मैं यही चाहता था कि आप मुझसे पूछे कि क्या छुपा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि केजरीवाल जी कहाँ हैं, यार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उधर से। आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था जिसमें वो डांस करते हुए दिखे, उसके बाद नहीं दिख रहे। ये हरियाणा वालों का दोष है। उन्होंने कहा मैं हरियाणा का लाल हूं। अच्छा, उन्होंने ऐसा लाल करके वहां से भेजा, तब से पता ही नहीं पड़ रहा कहाँ है। ये अब उनके पड़ोसी हो गए। उसने पंजाब में समय ज्यादा गुजारा है। नहीं, आजकल पंजाब में देखे जाते हैं, देखिए। कभी कभी देखे जाते हैं पंजाब। जी जी जी, एग्जैक्टली। तो बस मुझे कोई बता रहा था जी, जब बॉर्डर पे थोड़ा हमला वमला ज्यादा हुआ तो पंजाब छोड़ के दिल्ली में देखे गए थे। मैं बस आपसे जानना चाह रहा था ये कि आखिर हैं कहाँ, लेकिन बातचीत का सिलसिला दोनों लोगों से शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो यकीन, क्योंकि सारा देश का मूड, सारे लोगों का सवाल, मेरे पास भी एक रात में, क्योंकि बहुत सारे जगह से इंफॉर्मेशन आ रही थी, एक इंफॉर्मेशन आई कि सिरसा पे कोई मिसाइल गिर गई, और तो उस समय का जो डर, उसमें क्या जो माहौल, प्रिपेयर्डनेस और हरियाणा गवर्नमेंट की तैयारी, इन तमाम सारे पहलुओं पर सवाल उठे। और हाउ यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट की पूरी तैयारी थी, और इनफैक्ट वो सिरसा के अंदर मिसाइल नहीं गिरा था। कोई फिरोजपुर में इंजरीज हुई थी, तो कुछ पार्ट्स सिरसा के बॉर्डर एरिया के अंदर मिसाइल के मिले थे, लेकिन ऐसा कोई भी किसी तरीके की क्षति हानि सिरसा के अंदर नहीं हुई थी, और न ही सिरसा में कोई मिसाइल गिरी। बाकी हरियाणा गवर्नमेंट हर तरीके से डिजास्टर जो मैनेजमेंट है वो पूरे तरीके से मुस्तैद था, चाहे हरियाणा का कोई भी शहर हो, कोई भी बॉर्डर एरिया हो, लेकिन कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हम लोगों की तैयारी, और आपके यहाँ से तो शहादत भी हुई। वो हमारी शहादत फरीदाबाद से और हरियाणा के और शहरों से भी, जो बॉर्डर पर जो हमारे शहीद हैं, वो 3 शहीद हरियाणा से हुए। तो उन लोगों ने बॉर्डर पर 3 दिन 4 दिन जो फायरिंग चली, उसके अंदर शहादत देने का काम किया। तो साहब, एक सवाल इसी से लगता हुआ सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विपक्ष तो ये कहता है कि हमारे सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ जवाब दिया, लेकिन अब ये लेकिन जो है ये वो भी पूछता है, और इस लेकिन में बहुत सारे सवाल आपके पास आ जाते हैं। मैं इससे पहले कि विकसित भारत और उसकी योजनाओं पे बात करूं आप दोनों से, मैं ये मूड के हिसाब से देश के ये सवाल जानना चाहता हूं। विपक्ष लेकिन में बहुत सारे सवाल आपसे इस वक्त पूछ रहा है, और संसद सत्र बुलाने की भी बात कह रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास एक स्तरहीन दृष्टि से बात करता हुआ विपक्ष है। किसी देश में जहां पर बाहर के फोर्सेस से चुनौती आए, हमला हो, कोई अपने देश की सरकार को सवाल नहीं करता है। आप सवाल करिए, आपका अधिकार है जी, मगर आप उस विपक्ष से जिसको अपने फौज के वैलर का, उसके बहादुरी का सबूत चाहिए हो, तो मेरे को अदित याद आ रहा है एक प्रेस ब्रीफिंग में, इस बार सबूत तो आपने फोटो सहित दे दिया। नहीं, वो नहीं, तो एक उस पे प्रेस तो नहीं हो। ब्रीफिंग में उसका बड़ा माकूल जवाब दिया गया। वी आर, जिसका अर्थ था कि हम दुश्मन को माने जाते हैं, बॉडी बैग्स को गिनने नहीं जाते हैं। तो जब विपक्ष बॉडी बैग्स की गिनती चाहता हो तो वो देश की सरकार से सवाल ही पूछेगा। और आपने विकसित भारत पे आने से पहले जब आपने इसका जिक्र किया तो विकसित भारत की बात आपने खुद ही कर दी, क्योंकि ब्रह्मोस हो, आकाश हो, ये सब विकसित भारत की पहचान है, जो घर बैठे उनके घर के अंदर जाकर मार कराता है। और अब तो तमाम सारे लोग कह रहे हैं इन मिसाइल्स के बारे में, और तमाम जगह दुनिया में बात हो रही है, मार्केट पे बात हो रही है, खासतौर से जिस तरह से अचूक साबित हुए। नहीं, उसमें HLL को बेच दिया, ऐसी अनेक कंपनीज के बारे में विपक्ष आरोप लगाता था। आज उन्हीं कंपनीज ने भारत में बनने वाले ड्रोन्स को, भारत में बनने वाले एमुनिशन का, मेड इन इंडिया का इतना बड़ा सबूत दिया है। ये वो विपक्ष है जो उन कंपनीज पर आरोप लगाता था बिकने का। ये वो विपक्ष है जो राफेल की खरीद पर गंदे गंदे नारे लगाता था। क्यों? आज जांचना चाहिए इस बात को। अगर आज
हमारे पास ये वही विपक्ष है जिसने S-400 को रोका था, रोकने की कोशिश की थी। आज अगर ये चीजें भारत के पास न होती तो भारत का डिफेंस मैकेनिज्म कैसा होता, इसकी कल्पना देश की जनता अपने घरों में बैठकर आज इस दुनिया में करती है। इसलिए अच्छा है कि हम और आप जो इस देश से प्यार करते हैं वो अपने फौज की, अपने नेतृत्व की, जिसके पास पॉलिटिकल विल है, उसके साथ खड़े होकर देश को मजबूत करें। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आपने कहा देश से प्यार करते हैं और मेड इन इंडिया की भी बात कही आपने। मैंने आज सुबह खबर देखी, पूछ रही थी मुख्यमंत्री की मेड इन टर्की तो नहीं है ये, कहीं एप्पल जो है टर्की तक तो नहीं है, तो ये प्यार की तक है या बहुत कोई सीरियस इस पे कोई बहुत इश्यूज बेस है? देखिए, मेक इन इंडिया ने तो बहुत सारी चीजों को समाधान करके दिखाई दिया है। आज आकाश हो, ब्रह्मोस हो, और हमारा जो रक्षा उपकरण बनाने का जो हमारे पास सामग्री हमारी ताकत जो बढ़ी है, वो अपने आप में मेक इन इंडिया की सफलता को बोलता है। और आपको ये समझना चाहिए, बार बार उकसावे के बाद भी मेक इन इंडिया फेल हो गया, यही विपक्ष कहता था, जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं। मेक इन इंडिया फेल हो गया, सवाल पूछते थे। तो देश के नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री जी जो पॉलिसीज लेकर आते हैं, हर दिन अपनी ताकत इनका जवाब देने में नहीं गुजारते हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया में क्या किया, वो आज योगा योग से हमारी फौजों ने दिखा दिया और जनता ने देख लिया है। सवाल पूछने वाले सवाल ही पूछते रह गए। चलिए, मैं शिक्षा भी है आपके पास, गृह भी है और पावर भी है, तमाम सारे हैं, और आपके पास तो मैंने जिक्र किया ही। पहला सवाल आपसे सूद साहब कि आपके पास गृह विभाग है, दिल्ली में कितने पाकिस्तानी और कितने अवैध बांग्लादेशी हैं? पिछले दिनों इस पर सवाल हुए, कोई ठोस जवाब? देखिए, लॉन्ग टर्म वीजा लेके जितने लोग आए हैं उन सबकी शिनाख्त की गई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भगाने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए हम डिटेंशन सेंटर और उनको धीरे धीरे यहां से भेजने के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। और दिल्ली का गृह विभाग एक सीमित ताकत वाला गृह विभाग है। उसका काम डीएम कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार के गृह विभाग, दिल्ली की पुलिस और अन्य विभागों के साथ सामंजस्य बनाकर, हम और हरियाणा इस संदर्भ में सिमिलर नेचर नहीं है, हम एक लिमिटेड ताकत वाले गृह विभाग है, उसको हम समझते हैं। तो डीएम कार्यालयों के माध्यम से हमने जनता से भी उनकी पहचान करने के लिए बात की। मगर हां, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमने पाकिस्तान से आए हुए वीजा और नॉन वीजा वाले लोगों की शिनाख्त करने का काम, उन्हें भेजने का काम जब इस युद्ध के दौरान किया गया वो हमने किया है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और किसी अन्य इन्फिल्ट्रेटर को बाहर भेजने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। उससे बड़ा प्रयास हमारा चल रहा है कि इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, इनको डॉक्यूमेंट मुहैया कराने के लिए, ओवरग्राउंड सपोर्ट देने के लिए, इनके ओजीडब्ल्यू बनने का जो काम करते हैं, उनके खिलाफ एक रोहिंग्या अगर छूट जाएगा वो मंजूर है। मगर एक भी ऐसा आदमी जिसने देशद्रोह के समान काम किया, इन्फिल्ट्रेटर को कागज मुहैया कराने का, उसको आधार कार्ड बनाने के लिए झूठे कागज देने का, मोबाइल लेने के लिए, उसको वोटर आईडी बनवाने के लिए, उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की नाराजगी ज्यादा, लेकिन जब आप कह रहे थे ना तो मुझे, आपने धीरे से कहा हमारे हरियाणा, तो मुझे अच्छा लगा। चलिए, दिल्ली और हरियाणा के रिश्ते तो बड़े अच्छे हो गए, लेकिन आपने जब हरियाणा का जिक्र किया तो पानी की आपकी तो लड़ाई चल रही है पंजाब से, और इधर दिल्ली वालों को समर, मैं इनसे प्लान पूछने वाला हूं। तो आप मुझे बताएं कि जो लड़ाई है इसमें खास तौर से पानी का जो संसाधन है उसको समर प्लान के तहत, पानी फरीदाबाद में समस्या रहती है, गुड़गांव में पानी भर जाता है इतना ज्यादा कि वहां पहुंचना एक समस्या होती है। तो किस तरह से प्लानिंग को लेकर आप 2047 और उससे विकसित भारत को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं इस पानी की बात जो भगवंत मान जी कर रहे हैं, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजंस हुए हैं हमेशा से हरियाणा दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए और राजस्थान के लिए जो बंटवारा होता रहा है उससे ज्यादा पानी हमेशा पंजाब को देता रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता ये पानी की राजनीति केजरीवाल जी ने दिल्ली में करी थी। अब वो पैकअप करने के लिए केजरीवाल जी वहां बैठे, पंजाब से पानी उनका पैकअप कराएगा। और जिस तरीके की राजनीति वो पानी पर कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता वो गुरुओं की भूमि है, और जिस तरीके का काम छोटी राजनीति वो पानी को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा का जो हक है उसे वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सब जुडिश भी मैटर है, केंद्र के अंदर भी मैटर है। और जिस तरीके की वो छोटी बचकाना बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, उन्हें पंजाब की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल जी ने भी पानी यमुना का मुद्दा दिल्ली के अंदर उठाया तो लोगों ने क्या जवाब दिया, ऐसी पंजाब की जनता उन्हें बता देगी किस तरह। और गुड़गांव में जो पानी भर और जाता जो गुड़गांव के अंदर देखिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड़गांव के अंदर रेगुलर नई डेवलपमेंट होती है। और ये एक कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज ए रेगुलर प्रोसेस। Right. तो वहां पर पानी जिस तरीके से नए नए ब्रिजेस बने, कुछ हो एक दो दिन की लास्ट ईयर में कमियां दिक्कतें आई थी, लेकिन उन सभी दिक्कतों को दूर करके और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम है। और पानी की शिकायत अब की ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी के अंदर है। फरीदाबाद की मैं एक बात करूं जहां से आप आते भी हैं, फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को लेकर बहुत सारी बात, रोड को लेकर बहुत सारी बात होती है, उसको आसपास के सैटेलाइट सिटीज को जोड़ने की बात होती है, उस पर कितना ध्यान, कितना हुआ? देखिए फरीदाबाद की कनेक्टिविटी की बात, बॉम्बे वडोदरा हाईवे जो है वो कालिंदी कुंज तक बनकर तैयार हो गया। अगले 1 साल के अंदर वो सराय काले खां से जुड़ जाएगा और फरीदाबाद पहुंचने में आपको मात्र 20 मिनट लगेंगे। ये फरीदाबाद की कनेक्टिविटी है। नोएडा से हम लोग जेवर एयरपोर्ट से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड, बिल्कुल उस पर काम चालू है, अगले 1.5-2 साल के अंदर वो बन जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट से वो कनेक्ट होने का काम होगा। और इस कनेक्टिविटी के लिए फरीदाबाद दिल्ली आश्रम से बदरपुर तक भी एलिवेटेड हो, इसके लिए मैं नितिन गडकरी जी से 2 बार मिला हूं और फिर मीटिंग है, तो प्राइमा फेसी वो उन्होंने एग्री कर लिया है। और इस पर भी आप देखेंगे कुछ ही सालों के अंदर बदरपुर तक भी एलिवेटेड रोड बन जाएगा। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो साहब पावर आपके पास ही है, और दिल्ली के बारे में कहा गया कि ये स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी सिस्टम की शुरुआत आपने करी, और उसके बारे में बिजली की कीमत के बारे में आपने कहा था पहले से 55% तक कम हो जाने की बात कही थी। लेकिन मई अगस्त का जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ उसमें 7.5% तक तय किया गया, जबकि पिछले बार अगर इसी क्वार्टर की बात करें तो वो 6.80 था। तो कम कैसे होगा, इस पर भी लोगों की बात है, और पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कम होगी दाम और दूसरी तरफ ये बात। देखिए, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट पीपीएसी ये कोई हमारी सरकार ने नहीं लगाया है। पावर परचेज एग्रीमेंट्स जब हुए उसके अंदर का एक जिसे कहेंगे कि ये उसके अंदर का हिडन एलिमेंट है। और जो भारत का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है और 2022 के इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, उसमें हर राज्य में ये लगता है। दिल्ली में 3 महीने में लगता है, हर राज्य में 1 महीने में लगता है। इसलिए और दिल्ली में 2020 से एक झूठा नैरेटिव चलाया गया कि दाम नहीं बढ़े, दाम भी बढ़ते रहे, और वहां बिजली कंपनियों के रेगुलेटरी एसेट्स भी बढ़ाकर 27,000 करोड़ रुपए तक कर दिए गए। तो ये पिछली सरकारों ने जो चोरी एक तरीके से बिजली कंपनियों के साथ मिलकर करी थी कि दाम भी बढ़ते रहे और दिखाया गया दाम नहीं बढ़ रहे, मगर रेगुलेटरी एसेट्स के रूप में बिजली कंपनियों को एक तरह से उनकी जेब में 27,000 करोड़ रुपए दे दिया गया। अब या तो सरकार उन्हें दे या जनता से वसूले जाएं। तो इसलिए इस कारण से पीपीएसी एक रेगुलर फीचर है। वो रेगुलर फीचर 2004-05 में जब भी पावर परचेज एग्रीमेंट होंगे उसका हिस्सा है, उससे हमारी सरकार का लेना देना नहीं है। हम तो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो रेगुलेटरी एसेट के रूप में बोझ पिछली सरकारें डालकर गई हैं, उससे दिल्ली की जनता को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। उसका प्लान है? बना रहे हैं, यहां बताने के लायक नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत यहां बताने के लायक नहीं है। अच्छा जी,
मैं उसको क्योंकि elaboration- मैंने भी तो पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ऑफ कोर्स ली है आपने, पद और गोपनीयता दोनों की शपथ ली है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हरियाणा वीरों की भूमि है, कृषि प्रधान प्रदेश है, उपजाऊ जमीन है, दूसरी तरफ आपके पास अर्बन सिटीज हैं, उसके बाद एक हेरिटेज का भी एक आपका पास है, हेरिटेज के भी एक विरासत आपके पास आती है। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसको आप ले जाना चाहते हैं 2047 के नक्शे पे जब हरियाणा को ले जाना चाहते हैं, तो लोकल गवर्नेंस को कैसे मॉडर्नाइज करने का कोई प्लान जो हो, जिसको कि हरियाणा को आप, भाई ये हरियाणा है और इसका ये लोकल गवर्नेंस के मॉडर्नाइजेशन का ये प्लान है, जिसको आप बताना चाहें या शेयर करना हरियाणा चाहें। आज आप देखते होंगे जो गुरुग्राम है हमारा एक ऐसा शोकेस है, हमारा फेस है जहां पर 350 फॉर्चून कंपनीज के ऑफिसेज आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और नई डेवलपमेंट के अंदर हरियाणा हो, वैसे साहब फरीदाबाद- वहां का तो पानी का जो रुकावट मैं कह रहा हूं ना, आप हमारे ये निश्चित तौर प्रेस से के मित्र हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं 25 लोकेशंस जहां पर बेटर हैं उनको दिखाने का काम नहीं करेंगे। अभी एक जो अगर कहीं एरर आ गया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, तो नेचुरल क्लाइमेट ही है। आप देखिए दुबई के भी आपने वीडियो चलते हुए देखे होंगे कि वो दुबई मॉल के अंदर भी छत लीक होने लगी। इसका मतलब ये नहीं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया या तो फरीदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। ओवरऑल मिला के हरियाणा में के अंदर गुरुग्राम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी इंटरनेशनल सिटी से कम नहीं है। और आने वाले दिनों के अंदर आप फरीदाबाद जो कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट का लोकेशनल एडवांटेज जो गुरुग्राम को था वो फरीदाबाद को भी, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी वहां से होने जा रही है। तो बहुत अच्छा आप आगे देखेंगे कि एक नया शहर, एक नया मॉडर्न जो विजन आपको फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। और हरियाणा के अन्य शहर चाहे पंचकुला हो अपने आप में जो चंडीगढ़ के साथ है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा आईटी हब वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हमें पहले आप गुड़गांव की बात करते हैं, फिर फरीदाबाद की बात करते हैं, फिर आप पंचकुला की बात करते हैं। और भी मैप्स हैं में कोई सिटीज हैं जिनकी तरफ आप फोकस होगा? मैं बता तो रहा हूं ना, हमारा पूरा रोहतक से लेकर सिरसा जिसे एग्रीकल्चर बेल्ट कहा जाता था, उसके अंदर भी हम 3000 एकड़ के अंदर अपने एयरपोर्ट जो अभी हमने शुरू किया, एयरपोर्ट के साथ में 3000 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब जो पूरे के पूरे इलाके की डेमोग्राफी को भी बदलने का काम करेगा और एक बड़ा बिजनेस हब वहां पर नॉर्थ इंडिया का एक चॉपर टैक्सीज का कुछ आपने शुरू किया, वो जानना चाहते हैं कि यस, फरीदाबाद और गुरुग्राम से धार्मिक स्थलों पर खाटू श्याम और बालाजी जाने की बात हो, गुरुग्राम से चंडीगढ़ जाने की बात हो, गुरुग्राम से हिसार जाने की बात हो, इस तरीके का चॉपर व्यवस्थाएं और भी हरियाणा के अन्य अन्य शहरों को जोड़ने का काम हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर और गुरुग्राम के अंदर एक बड़ा हेलीपोर्ट वहां पर डेवलप करने के लिए तैयार हो रहा है। और आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर बिल्कुल चॉपर से एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ते हुए नजर आएंगे हरियाणा। इंटरेस्टिंग। सुसाब, मैं आपसे पूछूं विकसित और भारत में दिल्ली का सपना, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं एजुकेशन वाले मामले पे। आपने कहा था कि बढ़ती हुई फीस, उसके लिए ऑडिट भी होगा, ऑडिट भी किया जाएगा, लेकिन बढ़ती हुई फीस को लेकर असंतोष भी है। बहुत सारे लोग बार बार आ रहे हैं कि इसको बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्योंकि एजुकेशन आपके पास है तो लोग जानना चाहते हैं कि इस तरफ सरकार कितनी, क्योंकि पिछली सरकार का जो मैप था जो वो दिखाते थे बार बार, वो एजुकेशन का दिखाते थे। तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस सरकार की संवेदनशीलता और सीरियसनेस कितनी है टुवर्ड्स एजुकेशन। आपने बड़ा ठीक कहा, वो दिखाते थे। दुर्भाग्य ये है आप देखते भी वही थे। वो बिल्कुल बकायदा रिपोर्ट कार्ड आप दिखाते थे। देखते भी वही थे। अरे भैया रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे। नहीं, वो खोजी पत्रकार तब गायब हो जाते थे। देखिए, दो जगह के स्कूल दिखाकर, राउज एवेन्यू और पड़पड़गंज, इन 2 स्कूल को दिखाकर स्कूलों के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है ऐसा साबित करने की कोशिश की जाती थी। मुझे बताइए, यहां बहुत 50-55 से ज्यादा की उम्र के लोग भी बैठे होंगे, बताइए इस सरकार के आने से पहले क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी में नहीं जाते थे? क्या इस सरकार के आने से पहले दिल्ली में सरकारी स्कूलों से लोग मेडिकल का एग्जाम पास नहीं करते थे? क्या सेंट कोलंबस और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरीज के अलावा दिल्ली में आप में से कोई सरकारी स्कूल से पढ़कर बड़े बड़े पदों पे नहीं गए? केवल और केवल उसकी मार्केटिंग करके
जो काम नहीं हुआ उसकी मार्केटिंग करके सरकार ने अपना गाल बजाने का काम किया। और रही फीस की बात, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज दिल्ली में 1000 सरकारी स्कूल हैं और 1677 प्राइवेट स्कूल हैं। इसके लिए कौन दोषी है? क्या वो लोग दोषी नहीं है जिन्होंने 27 वर्षों में, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जिन्होंने सरकारी स्कूलों के हालात अच्छे नहीं किए और डिमांड और सप्लाई के खेल में आप लोगों के पास जब साधन हुए तो आप अपने अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूलों में स्टेटस सिंबल के नाते जाने लगे? इनमें से सैकड़ों लोग होंगे यहां बैठे हुए जिन्होंने सरकारी स्कूल से एजुकेशन ली है और अपने जीवन में बहुत अच्छा किया है। वो सरकारें फेल हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों की गिनती लगातार कम की और प्राइवेट स्कूलों की गिनती बढ़ाई। 1973 के एक्ट पर दिल्ली का स्कूल एजुकेशन चलता है। 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट एक ब्लैक बोर्ड पे एक कागज में चिपका दिया जाता था। प्राइवेट स्कूल के नाम पर 2-3 प्राइवेट स्कूल दिल्ली में हुआ करते थे। तब के एक्ट में किसी ने बदल करने की कोशिश नहीं की। ये फीस को लेकर केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लेकर आए दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट बिल लेकर आए हैं, जिसको बहुत जल्दी विधानसभा पारित करके एक्ट बना देगी। किस तरीके से फीस बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? तो साहब आपने ये नहीं बताया कि अट्रैक्शन कैसे होगा सरकारी स्कूलों पे। आपने बात तो बढ़िया कही, पर हम अट्रैक्ट कैसे हो स्कूल? हाँ, मैं बताता हूं। मैं आपको वचन देके जा रहा हूं, 1 वर्ष बाद आप मुझे दोबारा अपने कार्यक्रम में बुलाइएगा। हम 75 सीएम श्री स्कूल बनाने जा रहे हैं। उन स्कूलों में जब हम उन स्कूलों को जनता को समर्पित करेंगे अगले इस वर्ष में, तो 1 वर्ष बाद आप में से अनेक लोग हमारे को ये कहेंगे कि इस स्कूल में दाखिला कराने के लिए पैरवी करिए। हर क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम होगा, वहां एआई होगा, रोबोटिक्स होगा, डाटा साइंस होगा, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट होगा। हम लर्निंग आउटकम को और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हर वर्टिकल को, वहां पर साइंस ऑफ लिविंग, क्या ये स्कूल जाने वाले बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बच्चा हो या बच्ची हो, क्या उसको जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? उसके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं होना चाहिए? क्या उसके मूड शिफ्ट में स्कूल में जितना प्रेशर हो उसके लिए काम नहीं होना चाहिए? उन सब पर राष्ट्र साइंस ऑफ लिविंग, जिसमें हम योगा पढ़ाएंगे, उसे मेडिटेशन पढ़ाएंगे, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुओं से मिलवाएंगे, इंटरैक्शन कराएंगे, नीव प्रोग्राम लेकर आएंगे उन्हीं स्कूल्स में पूरे दिल्ली में, न्यू ईरा इन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एजुकेशन विजन के नाम से, जिसमें बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी और अपने ऊपर भरोसा करने के स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर स्किल्स को हम सिखाएंगे। तो इन सब चीजों के साथ हम एक 100% एनईपी एनेबल्ड स्कूल्स को, एआई एनेबल्ड स्कूल्स को बहुत जल्द लेकर आने वाले। सीएम श्री के नाम से हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, ये स्कूल होंगे, इसमें राष्ट्र नीति, साइंस ऑफ लिविंग, नीव, निपुण, ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में, जो बच्चों के पूरे ग्रोथ में। देखिए, अब कहना बड़ा आसान है, बस आधा मिनट लेता हूं आपसे। कहना बहुत आसान है। आप में से बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं, विदेश जाने के बाद ना 4 दिन अपनी गाड़ी बिल्कुल लाइन में पार्क करते हैं। आने के बाद कहते हैं देखो उधर तो बटन दबा के ट्रैफिक का सेंस होता है, कैसे लोग पार कर जाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को कोई टांगता नहीं है, नोबडी हॉन्क्स। आप ये तो जुर्माना लगाएंगे, 1000 की जगह 10,000 लगाएंगे। क्या हम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी साइंस ऑफ लिविंग में उन बच्चों के जीवन में बचपन से इन सिविक सेंसेस को इनकलकेट करने का काम किया जाए? नो वन हैज थॉट अबाउट इट। वी आर गोइंग टू डू इट। हम ये सिविक सेंस इनकलकेट करने का अपने साइंस ऑफ लिविंग राष्ट्र नीति कार्यक्रम में ये सब करने वाले हैं। राइट साहब, मैं एक सवाल, क्योंकि मुश्किल घड़ी सामने बता रही है, वक्त को तरफ ध्यान देना है। आप भी बैठे हैं, हरियाणा भी बैठा है, दोनों लोग बैठे हुए हैं। मॉडर्न सिटी 2047 में दिल्ली का जो नक्शा होगा, दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रही है, तमाम सारी चीजें होंगी, लेकिन पोल्यूशन को लेकर एक सवाल है, दिल्ली के नक्शे को लेकर एक सवाल है। नक्शा इन द सेंस कि जब हम घुसे शहर में तो जो पहाड़ दिखते हैं आर्टिफिशियल वाले,
वो इशारा आप समझ गए। वो इन सब चीजों को लेकर एक क्या आपके दिमाग में कल्पना है, और पराली के लिए के एश्योरेंस आप क्या देने वाले हैं कि दिल्ली आपका अब तो कोई नुकसान परेशानी नहीं है, अब तो हम लोग आपस में सब बढ़िया है। तो पराली को लेकर आपका, पोल्यूशन को लेकर पहला सवाल आपसे, एंड दूसरा कि नक्शा आपका क्या है? देखिए, पराली के लिए पहले भी दिल्ली की सरकार जो झूठे आरोप लगाती रही केजरीवाल के नेतृत्व में, तो उन्हें जवाब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दिया कि जो पॉल्यूशन है उसके अंदर हमने काफी कंट्रोल करने का काम हरियाणा ने किया, और हरियाणा के किसानों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग देने का काम किया। और लास्ट ईयर तो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मैपिंग करके बताया है कि ये सारा जो पराली है पंजाब की तरफ से आ रहा है, ना कि हरियाणा की तरफ से, उसको रोकथाम करने की जरूरत है। लेकिन बताया ना अभी आशीष जी ने, जितनी भी बातें थी वो आरोप की राजनीति करने का काम करते थे। एक छोटे से मॉडल को तैयार किया, पंजाब तो आपके पास है नहीं, और उसको करने के लिए काम करते। पंजाब भी आ जाएगा, चिंता नहीं, पंजाब भी आ जाएगा। ये इसी तरह झूठ बोलते रहे, जल्दी पंजाब भी आ जाएगा। जिस तरीके का काम कर रहे, पंजाबी 1-1.5 साल के बाद अपने पास ही होगा। तो मतलब दिल्ली वाले तब तक वेट करें? नहीं, दिल्ली वाले वेट क्यों करें? पराली के लिए कंट्रोल करने का काम किया। अच्छा, बस यही मैं जानना चाह रहा था जी। सुल साहब, दिल्ली का क्या की तरफ से आपका इंश्योरेंस क्या है? देखिए, जहां तक रही पराली की बात, तो ओवरऑल पोल्यूशन एंड दोनों बताता हूं, ओवरऑल पोल्यूशन की भी बताता हूं। हाँ, देखिए, शिमला में बर्फ पड़ती है तो दिल्ली में सर्दी हो जाती है। राजस्थान में अंदर ये तो केजरीवाल जी के जमाने में भी था सर, कि वहां पे बर्फ गिरती तो ये मतलब साहब देखिए, अच्छा, बर्फ तो वहां भी तब भी गिरती थी जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। मुझे तो नई चीज को वही तो बता रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। हाँ, आपको केजरीवाल जी से मिलने की इच्छा है तो इतने उद्वेलित मत होइए। मुझे तो सवाल से मतलब मैं है। बताता हूँ। हाँ। देखिए, दिल्ली का अपना मौसम नहीं है, इसलिए हम नेशनल कैपिटल होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बड़ी समझते हैं। हम हर राज्य से, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हर राज्य के साथ समन्वय कर केंद्र की स्कीम्स। अब आप कहेंगे आप हरियाणा की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, केंद्र ने पराली को डिस्पोज करने के लिए, किसानों को जो इक्विपमेंट देने के लिए, जो उसको निकालने के लिए जो इक्विपमेंट देने के लिए सब्सिडी दी है, उसी की किस राज्य ने कंजम्पशन पूरी की है आप जांच लीजिए। पंजाब ने वो पैसा अपने किसानों तक नहीं दिया ताकि पराली को निकालकर किसान की लागत कम हो। हरियाणा ने उसमें ज्यादा खर्चा किया है। ये समझने की बात है। मगर फिर भी हम एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते, हम एक नेशनल कैपिटल की सरकार होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हर राज्य के साथ समन्वय करके हम चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमने दिल्ली में तय किया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, हम दोषारोपण का काम नहीं करेंगे। दोष उनका काम है, दोष देना उनका काम है, खोट निकालना, कमी निकालना। हम आप सबके सहयोग से इस सब में सुधार करने का काम करेंगे। हमने देवी नाम से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर नाम से 400 बसें लॉन्च की हैं। 2000 बसों का फ्लीट लॉन्च करना चाहते हैं ताकि दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से रहित अच्छी बसें मिले। दिल्ली में रोड स्वीपिंग के बारे में हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हैं। और जिसकी तरफ आपने इशारा किया, दिल्ली के 3 बड़े कूड़े के पहाड़, मैं चाहूंगा कि आपको जब ये सवाल पूछा तो आपको अपने पीछे वो चित्र चलाना चाहिए था जब दिल्ली के तथाकथित स्वयंभू मालिक कूड़े के पहाड़ पे खड़े होकर इसको 15 दिन में, 15 महीने में हटाने की बात करते थे। 2.5 साल बाद उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है वो डिलीवर नहीं कर पाए। आने वाले दिनों में 11,000 मीट्रिक टन कूड़े का निस्तारण रोज नगर निगमों के साथ मिलकर हम करते हैं। 11,000 मीट्रिक टन में से 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा लगातार हम डिस्पोज कर रहे हैं। 3-4 हजार मीट्रिक टन कूड़ा, क्योंकि हमारे हमें 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को ऑगमेंट करना है। वी ऑलरेडी हैव 3, एक की कैपेसिटी ऑगमेंट करनी है, 2 को हमें और नया लाना है। तो इन सब में थोड़ी थोड़ी कहीं एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात है, कहीं पर कुछ और इश्यूज हैं, उसको केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम ठीक कर रहे हैं। 2 जो हमारी साइट्स हैं, भलसवा और साइट पर हम तेजी में हैं। जो गाजीपुर हमारी साइट है, गाजीपुर पर हमारे पास जगह की कमी है।
वो जो ट्रॉमिल लगती हैं जिनमें से इन कूड़े को एक तरह से समझिए बहुत विशाल छलनी लगती है जिससे कूड़े को छाना जाता है। उसके बाद जो इसका रेसिड्यू है उसको आसपास के इंडस्ट्री में खपाने की बात है, उसमें थोड़ा सा पिछले 2-2.5 महीने से विलंब है। हम उसको पूरा करने वाले हैं। हमने हमारा प्रयास है कि 27-28 तक के समय में हम इसको तेजी से इसकी ओर निस्तारण करें, मगर मैं आज कोई भी डेट देने से, क्योंकि कुछ सरकारी क्लियरेंसेस के कारण हम इन 2 प्लांट्स को जल्दी से जल्दी जब तक शुरू नहीं कर पाएंगे तो मैं उसकी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। अगली बार शायद डेट आपको एग्जैक्ट डेट इसकी तो बताऊंगा। डेट बता देंगे क्योंकि समय खत्म हो गया। तो इसकी तो डेट बता देंगे कि दिल्ली में पानी नहीं भरेगा इस बार मानसून में, ये तो बता देंगे ना। हाँ जी, हम बिल्कुल हम इसके भरेगा लिए नहीं ना? हम इसके देखिए, इस बार भी दिल्ली में वो बारिश हुई। देखिए, हम तो इकोसिस्टम वाले लोग नहीं है प्रतीक जी, इसलिए आप में से किसी ने हमारे गुणगान नहीं गाए कि 125 साल बाद, एक ये मेट डिपार्टमेंट का आंकड़ा है, 125 साल बाद मई के महीने में इतनी तेज बारिश हुई थी। 125 साल बाद दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां 1 घंटे से ज्यादा पानी रहा हो। 125 साल बहुत होते हैं। 125 साल बाद बारिश हुई, उसका हम साधुवाद भी नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, हमें करना है। हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी पार्षद, हम आपको सड़कों पर मिलेंगे। आप अगर जहां परेशानी झेल रहे होंगे, आपसे ज्यादा हम उसको निस्तारण करने में आपके साथ लगे हम होंगे। तो बस आपको याद दिला रहे हैं कि आपने यमुना भी कहा था, दिल्ली का पानी भी कहा था, सस्ती बिजली भी कही थी, हम याद दिला रहे हैं, कूड़ा भी कहा था। हम तो बस याद दिला रहे हैं, सवाल पूछ नहीं, रहे आप हैं। याद दिलाइए। हाँ। याद दिलाइए। और तो अगर आप मैं- कहेंगे कि मैं- मैं याद दिलाई तो नहीं पूछेंगे। मैं आपको 2 लाइन में उसका जवाब दे देता हूं जी। कल रात बादलों के बीच एक साजिश हुई। कल कल रात रात बादलों के बीच एक साजिश हुई। सिर्फ मेरे मिट्टी के घर पे बारिश हुई। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो खुदा मच। को भी अगर जिद है यहीं बिजलियां गिराने की, हाँ। हमें भी जिद है यहीं आशियां बनाने। क्या बात है, बहुत हम बहुत इसको शुक्रिया, कर दिखाएंगे आपको। आप थैंक कितने यू सो सवाल- मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।